नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है किसानों की लड़ाई महाकाल तक आई। लड़ाई एक ऐसा शब्द है जो चिंता में तो डालता है, लेकिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई शब्द यहाँ भी नहीं जमता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सिद्धांतों की एक टकराहट, सिद्धांतों को लेकर मत और विचार में अंतर, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अब ये लड़ाई शब्द राजनीति में एकदम फिट बैठता हुआ दिख रहा है। दुर्भाग्य है ये कि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर में दो दल से जुड़े हुए जो प्रदर्शनकारी हैं, एक प्रदर्शनकारी हैं और एक घेराव किया जा रहा है। दोनों तरफ से लाठी पत्थर चलते हैं और घायल होते हैं लोग। देश की राजधानी दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में अब ये किसके दिमाग में ये बात आई कि साहब प्रदर्शन करने से, क्या टी शर्ट उतार देने से प्रदर्शन बहुत प्रभावी हो गया। ये दरअसल चीज़ें मीडिया का ध्यान खींचने के लिए प्रचलन में आई और आमतौर पर सड़कों पर उतरने वाले कर्मचारी संगठन और इसी तरह के जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, सर के बाल मुड़ाना। क्योंकि माफ़ कीजिएगा, मुझे कहने में संकोच नहीं, कई बार मीडिया से ये एडवाइस मिलती है कि भाई साहब ऐसा करोगे ना तो बड़ी खबर बन जाएगी। और अगर कुछ महिलाएं भी अगर सर मुड़ा रही हैं, बाल कटवा रही हैं अपने, अरे तब तो ये नेशनल लेवल की खबर होगी, पहली हेडलाइन होगी। मुझे बिल्कुल कहने में संकोच नहीं। ये सुझाव जाता है और सुझाव तुरंत, भाई साहब दिखेंगे ना हम, भाई साहब बिल्कुल नेशनल चैनल पे भी आएंगे, भाई साहब हाँ आ जाओगे भैया आ जाओ। अब ये कहाँ हम जा रहे हैं? आपका विरोध बिल्कुल वाजिब है, आप करिए, खूब करिए, लेकिन किस तरह करिए? लाठी डंडे के साथ, लड़ाई करते हुए, कोसते हुए, गाली देते हुए, घृणा से भरे हुए चेहरों के साथ, जैसे हम एक देश के नागरिक या एक देश के अलग अलग दल नहीं हैं। कई बड़े सवाल हैं। पहले तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए, राहुल गांधी भी आने वाले हैं एक दिन बाद। तो ईश्वर न करे कि ये कड़वाहट की ये जो एक प्रतिद्वंदिता है, होड़ है, ये और बढ़ जाए और कहीं से कोई भी एक दूसरे को देखे नहीं, कोई तो पानी के ठंडे छींटे डाले इस पर। तो पहले तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। राहुल गांधी का कहना है कि इस समझौते से भारतीय कृषि बाजार विदेशी उत्पादों के लिए खुल सकता है, जिससे लोकल किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। कांग्रेस का दावा है कि किसान चौपाल में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विधायक सचिन यादव का कहना है कि ये समझौता किसानों, युवाओं और देश के आर्थिक हितों के खिलाफ है। पूरी तैयारी है और पूरे प्रदेश से सभी लोग, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, सब सम्मिलित होंगे राहुल गांधी मल्लिका खड़गे जी की इस रैली में। और सीधे सीधे जो किसानों के हित की बात है, किसानों को जो मध्य प्रदेश पे प्रभाव होने वाला है उसकी बात करेंगे। चाहे चंबल के किसान हो जिनकी सोयाबीन की फसलों को नुकसान होगा, ये सब चीजें हैं। इसी प्रभाव को लेके कांग्रेस पार्टी कल रैली कर रही है किसानों के हित में। मोदी सरकार ने देश के किसानों को अमेरिका के सामने बेचने का काम किया, उनके जो हित थे उन हितों को सरेंडर करने का काम किया। इसी के विरोध में कल 24 तारीख को प्रातः 11 बजे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में एक किसान महापंचायत का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है और जिसमें बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से हमारे किसान साथी इस ट्रेड डील के विरोध में उपस्थित होने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर झूठ फैला रही है। उन्होंने राहुल गांधी को उज्जैन के महाकाल मंदिर में माफी मांगने की नसीहत भी दी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस राज में किसानों की हालत खराब हुई थी और आज वही पार्टी किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। किसान के लिए जितना प्रदेश सरकार ने किया, माननीय मोदी ने किया है, ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी को सोचने का समय इनको निकालना चाहिए। 1956 में मध्य प्रदेश बना था और 1956 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था, तो माफी मांगना चाहिए। आज हमारी सरकार लगभग 2002-03 के बाद मैं जब बनाया मुख्यमंत्री, तब हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था
और उससे बढ़कर के जितना उनने 55 साल में किया उससे 1.5 गुना ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में कर दिया। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर कांग्रेस के साथ अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई थी। वहीं रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तीखे शब्दों में कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं दिल्ली की आग में मध्य प्रदेश भी खूब झुलसा। इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ऐसे ही हालात भोपाल, जबलपुर और रीवा में भी बनते दिखे। ऐसे में सवाल यही है कि इस तरह के प्रदर्शनों पर आखिर दोनों पार्टियों के बड़े नेता संज्ञान क्यों नहीं लेते? क्या राजनीति के नाम पर भाषा और आचरण की ऐसी गिरावट सियासी पार्टियों को चिंता का विषय नहीं लगती? मध्य प्रदेश में राहुल की चौपाल पर सियासी चिंगारी भड़क रही है। फिलहाल किसानों की लड़ाई महाकाल तक आ गई है। तो किसानों की लड़ाई महाकाल तक आ गई है और महाकाल अगर फैसला सुना दें तब तो बात ही अलग है कि और वो फैसला क्या सुनाएंगे? क्या आप समझते हैं कि वो किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ सुनाएंगे फैसला? लेकिन हम ईश्वर को हर जगह ले आते हैं और सोचने लगते हैं कई बार तो कुछ लोग उत्साह में ये भी कहते हैं कि ये देश ही भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान के भरोसे तो संसार ही चल रहा है, लेकिन ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर मनुष्य को ये दायित्व दिया है कि वो अपने दायित्व को जिस भी भूमिका में है अच्छे से निभाए। हमारे सवाल देखिए, क्या अमेरिकी ट्रेड डील के बहाने खुद को किसान हितैषी बनाने का एक मुद्दा कांग्रेस ने ढूंढ लिया है? राहुल की चौपाल से समाधान मिलेगा या किसान चुनावी एजेंडा बन जाएंगे? कांग्रेस राज में, कांग्रेस के रूलिंग में, कांग्रेस के राज में किसान बेहाल थे, ये जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आरोप है, ये कितना सही है? तो ये तमाम बातें हैं। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत है सिसोदिया जी। युवा नेता कांग्रेस की प्रवक्ता अपराजिता पांडे हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, एक दौर था जब मुद्दे उछलते थे और सिद्धांतों पर बात होती थी। यही आज से 30-40 साल पहले का कोई प्रदर्शन होता और विपक्ष के जो भी नेता होते, राजीव गांधी अगर आते, 90 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, या अटल बिहारी वाजपेयी आते, जो भी अपनी सुविधा से हम दिमाग पर जोर डालें, तब प्रदर्शन कैसा होता और अब प्रदर्शन कैसा होगा, ये अपने आप बात समझ में आती है। कड़वाहट घुलती चली जा रही है और सिर्फ राजनीति में नहीं, आपके हमारे अपने जीवन में भी, हम अपने जीवन में भी नज़र डालते हैं तो हम महसूस करते हैं कि पहले हमारे पिताजी के पिताजी जितने सहज रूप से जीवन बिता गए, हमारा जीवन उतना ही जटिल हो गया है, बीमारियों से भी, चिंताओं से भी और शत्रुओं से भी। बहरहाल फिर राजनीति की तरफ लौटते हैं। कैसे देखते हैं पूरे मसले को और क्या लगता है आपको राहुल गांधी का दौरा इस प्रतिद्वंदिता को दोनों दलों के बीच और बढ़ाएगा, खाई और गहरी होगी? शरद जी, उस दौर के प्रदर्शन के साथ साथ उस दौर की सरकारें भी जो है कुछ अलग तरह की थी। उसमें प्रदर्शन के लिए गुंजाइश थी, अभिव्यक्ति का एक तरीका था, और ये जो सारी चीज़ें जो होती है, विधानसभा का सत्र चलता है तो प्रदर्शन बड़ी आम चीज़ होती थी। अब तो प्रदर्शन भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड हो गए, एरिया भी बदल दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। खैर, ये जो अपना बेसिकली कांग्रेस पार्टी को जिस किसान के मुद्दे को लेकर वो लगातार पिछले हम देख रहे हैं कि 7-8 साल से कोशिश कर रही है। हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर पे हमने किसान आंदोलन भी देखा है, बहुत सारे आंदोलन हमने देखे हैं इस दौरान। तो वो लगातार चेज कर रही है एक मुद्दे पर, किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ी उसको सफलता नहीं मिली है। ये तीसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें कांग्रेस पार्टी अभी भी वहाँ खड़ी हुई है जहाँ उसे सरकार की गुंजाइश नहीं है। और जिस ट्रेड डील को लेकर बात हो रही है, अब तो उसका पूरा परिदृश्य बदल चुका है। कांग्रेस जो बातें कह रही थी, जो मुद्दे की बात थी, वो सारे मुद्दे अभी कहीं ना कहीं एक किनारे पर रखे हुए। डील होगी नहीं होगी, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता।
लेकिन उनका एक जो मूव है वो है वही कि पूरे देश में किसी तरह से किसानों के बीच में ये संदेश दिया जाए कि जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। उसके बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग तरह के मुद्दे हैं। जब भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भाजपा है या जो दूसरे दल है वो भी किसान विरोधी होने के आरोप लगाते हैं, क्योंकि ये जो किसान है ये एक बहुत बड़ा वोटर है जो किसी भी दल की सरकार बना बिगाड़ सकता है। तो ये जो 2026 का मोमेंटम है वो ये 2029 के लिए तैयार हो रहा है। ये जो कांग्रेस ने किसान चौपाल लगाना चालू किया, ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। ट्रेड डील के मामले में बहुत सारी अस्पष्टता है, लोगों को नहीं मालूम किस तरह की चीज़ें सामने हैं, किस तरह का एग्रीमेंट होगा, तो इसका लाभ वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें तो हो सकता है कि परिदृश्य बदल जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बात ट्रेड डील से जुड़ी नहीं है। किसानों के वैसे भी बड़े मुद्दे हैं इस देश में। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक मुद्दा बहुत गहरा मुद्दा है, जिसे लेके किसान हमेशा बात करता रहा है कि आप उसकी अधिकतम उपज जो हैं जब तक इस पेरीफेरी में नहीं आएंगी। अब आपने ठीक कहा कि अब ट्रेड डील का परिदृश्य उसी पर उलझन है। अब ऐसे में आप लोगों को ये कैसे समझा पाएंगे कि ट्रेड डील जो हुई है जब वही प्रभावी अगर नहीं हुई तो फिर ये मुद्दा कहाँ स्टैंड करेगा। तमाम बातें हैं, लेकिन हाँ, इनके बीच में अगर आप उन मुद्दों से जुड़ते जो किसान को परेशान अलग तरह से कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, कहीं अमेरिका आड़े नहीं आ रहा है, तो शायद ये प्रदर्शन आपका एक अलग दिशा ग्रहण कर सकता था। राजपाल जी, आप कैसे देखते हैं? अधिकार है विपक्ष का, राहुल जी आ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जाहिर है किसान अब उनकी लिस्ट में काफ़ी टॉप प्रायोरिटी पर है, होना भी चाहिए, किसान अन्नदाता है, लेकिन इस मुद्दे के साथ किसानों की तरफ बढ़ने की कोशिश कांग्रेस की। जी देखिए, निश्चित तौर पर सत्ता से जब बाहर होती है कांग्रेस तो उसका मूल चरित्र है कि वो समाज के विभिन्न इस प्रकार से वर्गों को पकड़ के और उनके साथ बात करने का काम करते हैं। परंतु ये जो ट्रेड डील को लेकर जिस प्रकार से विषय आया आदरणीय शरद जी, ये वो कहावत है ना सूते न कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा वाली बात हुई है। अभी अंतरिम एक ट्रेड डील को लेकर एक आउटलाइन बनने का काम हुआ है, और उस आउटलाइन के अंदर भी ये एक व्यापारिक समझौता ही नहीं अपितु ये मान लें आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत का ये प्रमाण है। नेशन फर्स्ट की बात हम करते हैं, मोदी जी ने नेशन फर्स्ट को ध्यान में रखकर इस प्रकार का एक ट्रेड डील को लेकर एक मसौदा तैयार करने का काम किया है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर पूरी संवेदनशीलता के साथ में किसान और डेयरी क्षेत्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, उनको सुरक्षित रखते हुए बातचीत होने का काम हुआ है। ऐसा नहीं कि ये ट्रेड डील की बात होने के पहले भारत और अमेरिका के बीच में कृषि और डेयरी उत्पाद या कृषि उत्पाद या फलों का और इनका कोई आयात निर्यात नहीं हो रहा था, वो भी हो रहा था। अब उसको रेगुलराइज करने का एक प्लान लेकर आई है सरकार, परंतु वो प्लान अभी अंतरिम है, चर्चा में है। उसके पहले ही कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा की जा रही है, जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब वो इस प्रकार का झूठ का एक प्रपंच करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो जरूरी क्रॉप्स है उनको इससे बाहर रखा गया है, जो हमारी खाद्य सुरक्षा की चीज़ें उनको इसको बाहर रखा गया है, डेयरी के सारे प्रोडक्ट्स को इस ट्रेड डील से बाहर रखा गया है। उसके बाद भी आधी अधूरी जानकारी के आधार पर जिस प्रकार से आज बहस चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता आके बात कर रहे, अभी मैं यहाँ के पहले एक चैनल पे था, वो भाई साहब कह रहे थे कि देश की किसानी गिरवी रख दी। अब कहाँ गिरवी रख दी साहब, कैसे गिरवी रख दी? कुछ भी बातें करना, कुछ भी बताना, बरगलाना, झूठी जानकारी देना, भ्रम फैलाना। कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को इन चीज़ों से बचना चाहिए। तथ्य आए सामने, तथ्य पे बहस करें। बहस के लिए लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, कल भोपाल आ रहे हैं, भोपाल में हम बहस करने को तैयार है, एक एक मुद्दे पे बात करने को तैयार, परंतु भ्रम फैला के देश की किसानी को गिरवी रख दिया, ये क्या शब्द है? कहाँ गिरवी रख दिया? किसने रख दिया? तो कोई की ताकत है जो भारत देश की किसानी को गिरवी रख ले अपने पास? जी, कृषि प्रधान राजेता जी, कई बार राजनीति में जुमलों का प्रयोग होता है और किसी एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। लेकिन बात सही है कि कई बार आखिर दोनों दलों का सत्ता में आना और सरकार चलाने का उद्देश्य क्या शोषण है? चाहे बात कांग्रेस की करें या बीजेपी की करें, क्या वो ये नहीं जानते कि इतिहास और आने वाला भविष्य अकाउंटिंग करता ही है, ऑडिट होता ही है, चाहे वो कितने भी महत्वपूर्ण राजनेता क्यों ना रहे हों?
और दोनों ही दल आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ किस तरह खड़े रहते हैं, भारत किस तरह खड़ा रहता है। इंदिरा जी ने निक्सन के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी थी, सीधे एयरपोर्ट चली गई थी वो, कि नहीं 71 में हम जो स्टैंड ले रहे हैं, अमेरिका हमारा मित्र जरूर हो सकता है लेकिन हम आपकी हर बात से सहमत नहीं हो सकते। तो भारत के प्रधानमंत्रियों का एक चरित्र है, लेकिन आप लोग उसका भी सामान्यीकरण कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा। बहरहाल ये एक अलग विषय हो गया, आप अपनी बात रखिए जी। राजपाल जी ने कहा ना सूत ना कपास, अरे पूरा का पूरा कपड़ा है। आपने बहुत सही कहा शरद जी, ये अगर मुद्दा देखा जाए तो ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। जहां किसान के सम्मान की बात आती है, जहां सैनिकों के सम्मान की बात आती है, वहां देश हित के सम्मान की बात आती है। बुरा कांग्रेसी हो या फिर आज एक आम भारत का नागरिक हो, सबको बुरा लगा है, ठेस पहुंची है। क्यों ठेस पहुंची है? क्योंकि बातें मोदी जी बड़ी बड़ी करते हैं आत्मनिर्भरता की। तो हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपने ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे सरेंडर क्यों किया? और सरेंडर नहीं किया तो आप मुझे एक छोटी सी बात का आंसर दे दीजिए, उत्तर दे दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत मीडिया savvy हैं। एक रेल को हरी झंडी दिखानी होती है तो प्रधानमंत्री जी खुद जाते हैं, भाजपा के कोई मंत्रियों को नहीं भेजते। इस ट्रेड डील पर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी इतने मौन क्यों हैं? पीयूष गोयल जी को क्यों बोला जा रहा है कि आप ट्रेड डील की बातें करिए? उसका उत्तर यह है कि अभी तक जो हमारे ऊपर टैरिफ थे भारत के ऊपर, वो 3% थे, 3%। आप बोल रहे हैं अब 18% हो गए हैं, और आप उसका बड़ा टॉम टॉम कर रहे हैं कि वो 25% से गिरकर 18% हो गए। 3% थे, 3 गुना और 6 गुना और बढ़ गए। तो भारत कैसे जीता? ये अमेरिका के लिए एक डील है और भारत कॉम्प्रोमाइज हुआ है, हमारे किसान कॉम्प्रोमाइज हुए। आज तक शरद जी, जैसे आपने बात की, भारत देश के प्रधानमंत्रियों ने कृषि के क्षेत्र में किसी भी विदेशी सरकार को अंदर घुसने नहीं दिया। अब आप बताइए, कल हम तो गौरवान्वित हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं भोपाल में। तो आज भोपाल में एमएसपी की बात हुई, आज चना तुअर मूंग की याद आई भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? टाइमिंग इज ऑफ द एसेंस। कल आ रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, तो आज एमएसपी की बात हो गई। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में आप बैठे, अभी तक लीगल गारंटी नहीं दे पाए एमएसपी की। अभी भी मैं आपके मन से ये खुली चुनौती देती हूं, भारतीय जनता पार्टी बता दे कौन सी फसल एमएसपी पे बिक रही है। एक फसल का नाम बता दीजिए, नहीं पता चलेगा। आज किसानों के पास बीज देर में आते हैं, खाद प्रोक्योरमेंट इतना डिफिकल्ट है, खाद नहीं मिल पा रही। आप बोलते हैं आप किसान हितैषी हैं। अरे हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, मंदसौर में किसानों पर गोलियां चल गई थी। यह भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। 3 काले कानून किसानों के विरुद्ध खिलाफ कौन लाए? आप लाए। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी थी, है और रहेगी। हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र है। आप देखिएगा, आपने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की बात की, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब महात्मा गांधी जी बिना टी शर्ट के उतरे थे, ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका था। अब आप देखिएगा किसान कैसे जन आंदोलन करके कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बोलिए जल्दी से। एमएसपी तो पहले लागू थी, हमने आके बंद कर दी। अरे स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसकी सरकार में आई थी? कांग्रेस की जमाने में भारत का किसान राष्ट्रीयकृत बैंक के कांच के दरवाजे के अंदर नहीं जा सकता था। देश के किसान को इंतजार करना पड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई प्रधानमंत्री बने और वो केसीसी योजना से उनको किसानों को लाभ दे पहुंचाए सीधे, और किसान को बैंक से क्रेडिट की लिमिट बनाए। फसल बीमा ठीक है कि कौन लेके आया? देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं तो देश के अंदर फसल बीमा आई है। उसके पहले फसल का नुकसान हो जाता था, कोई बीमा नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री सड़क योजना से उस गांव को सड़क से जोड़ने का काम किसने करा? देश की आज़ादी के बाद में देश के किसान को इंतजार करना पड़ा, ग्रामीण को इंतजार करना पड़ा कि गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री बने और वो प्रधानमंत्री सड़क योजना से गाँव को जोड़े। किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है आज? कांग्रेस तो नहीं देती थी। और सम्मान आप कह रहे एमएसपी, अरे मध्य प्रदेश में एमएसपी पे गेहूं जा रहा है, धान बिक रहा है, कौन खरीद रहा है? जी, हमारी सरकार खरीद रही है। इसके पहले कभी एमएसपी पे फसलें नहीं खरीदी जाती थी। इस तरह के आरोपों का कोई अंत नहीं है और ये चलते रहेंगे। दांव पर लगा दिया, ये कर दिया। लाल गेहूं भी इस देश में आया। हम जब छोटे थे, स्कूल्स में थे, तो हम ये सुनते थे कि इसी गेहूं के साथ, लाल गेहूं नहीं लेकिन इसी तरह के किसी गेहूं को इंपोर्ट करने के दौरान गाजर घास रूपी एक खरपतवार भारत आ गया। तो जब आपकी एक सिचुएशन होती है, आज बहुत सौभाग्य है हम सभी का, और मैं नहीं कहूँगा कि इसमें कांग्रेस की सरकारों का योगदान नहीं है,
एक लोकतंत्र में सभी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन आज भारत जहां खड़ा है उसका वर्तमान नेतृत्व करता भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो है। तो आप उनके श्रेय को छीन तो नहीं सकते उनसे कि वो मौजूदा राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर अगर हम उलझे ही रहेंगे, क्या कांग्रेस को कांग्रेस के लोग नाराज करना चाहते हैं किसानों को, या बीजेपी किसानों को नाराज करना चाहती है, क्या ये संभव है? तो बातें अगर तर्क के धरातल पर हों और अमेरिका के सामने हम झुकते तो वो क्यों हम पे टैरिफ दुगना कर देते? अगर हम सरेंडर करना ही था हमें तो वो दुगना क्यों करते? और ये तमाम बातें कहीं ना कहीं हम सबको उलझन में भी डालती हैं। क्या आपको लगता है कि मुद्दों की राजनीति से अलग हटके अब आरोप वो बहुत तीखे हो गए हैं और सीधे फैसला सुना दिया जाता है कि आप ऐसे हो? क्या हम उस दौर में चले गए? जी नहीं, ये तो इसकी अतीत में भी इसी तरह की सियासत होती रही है। कोई सियासत का कोई चरित्र नहीं बदल गया है, सियासत उसी तरह से चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। वीजी कॉटन को लेकर भी इसी तरह की बातें होती थी, बहुत सारी बातें होती थी। कोई पहली बार नहीं है कि कोई इस तरह की ट्रेड डील की बात हो रही है। जब कांग्रेस सरकारों में भी कोई डील हुई है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए। ये बात आती है नीति की, आप किस नीति के पक्षधर हैं, आपकी पार्टी, आप जिस राजनीतिक दल से हैं वो किस तरह की नीति अपने जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उसको लेकर किस तरह का रवैया आपका है, क्या सोचते हैं आप भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आपने भारत, अब तो कई बार बात होती है ना कि हमारी विदेश नीति किस दिशा में जा रही है, किस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को कन्फ्यूजन होता है। ये तब होता है जब सारी चीज़ों में स्पष्टता लोगों के सामने नहीं होती। और स्पष्टता का सबसे अच्छा मंच है कि आप लोकसभा का पटल है, राज्यसभा का सदन है, जहां आप अपनी बात रख सकते हैं। सरकार अपना जो भी एक ऑफिशियल स्टैंड है उसको पब्लिक कर सकती है। यदि उस पर ही भ्रम होगा और तो फिर कैसे होगा? और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सरकारें कोई बात करती हैं तो कई मामलों में इतने संवेदनशील भी होते हैं कि विपक्ष को भी आपको भरोसे में रखना होता है। तो आपकी फिर यहाँ राजनीतिक किस तरह का आपका नज़रिया है, विपक्ष के साथ आपके कैसे संबंध है, बहुत सारी चीज़ें इन सब आरोप प्रत्यारोप के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक नहीं होती कि आज यदि कांग्रेस कुछ कह रही है तो वो आरोप लगा रही है। बहुत सारे मामले आप देखेंगे ना, पढ़ने पलटेंगे आप जब पुरानी कांग्रेस सरकारों के, तो भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगाकर ऊपर पहुंची है। तो ये सब जनहित के मुद्दे हैं जिन पर बात करते हैं। लेकिन जब तक ये मुद्दे हैं, जब तक हम देख रहे हैं ना, जैसे किसानों की बात होती है, दुगनी आय तो नहीं हुई, अब तो दुगनी आय की बात ही नहीं सुनी जाती कि कहीं की किसानों की दुगनी आय होगी। अब तो किसान सम्मान निधि की बात होती है कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं, तो उसकी आय तो नहीं बढ़ी ना। आप सरकार पैसा दे रही है, आपकी नीति है, क्योंकि यदि आप आय नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आप इस तरह से उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक अलग अलग नीति रीति की बात होती है। देखिए, ये भारतीय राजनीति या दुनिया की राजनीति स्वप्न दिखाने की राजनीति है। कांग्रेस पर आरोप लगता है रहा अतीत में इंदिरा जी के समय या थोड़ा और पहले की गरीबी हटाओ का एक लोक लुभावन नारा रहता था कि गरीबी हट जाएगी इस देश से। बीजेपी आई तो उस पर यह आरोप लगा कि साहब आप धर्म की राजनीति के सहारे आगे बढ़ते हैं। अगर आप 1947 से 2026 तक आए तो किसान केंद्रित राजनीति शायद अभी तक नहीं हुई है। यह अन्नदाता की सरलता है कि वो अपने से जुड़े मुद्दों को राजनीति के केंद्र में नहीं देखता। वहाँ जाति का मुद्दा सबसे बड़ा हो जाता है, धर्म का मुद्दा बड़ा हो जाता है, कई बार चरित्र हनन और तथाकथित घोटालों का मुद्दा बड़ा हो जाता है, लेकिन किसान का मुद्दा बड़ा नहीं हो पाता। क्या वजह है? ये राजनीतिक दल बेहतर जानते हैं कि किसान जो कि 70% है वो किसान क्यों मुद्दा नहीं बनता है। जी, एक छोटी टिप्पणी राजपाल जी आप। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष को कृषक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और निश्चित तौर पर खेती को और उन्नत ले जाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण से बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारी वैश्विक स्तर पर टैरिफ को लेकर गणित रहा। जब 25% टैरिफ अमेरिका का हुआ करता था, उन्होंने बढ़ा के 50 किया, तो हमने दूसरे बाजार खोलने का काम किया है। ये भारत की मजबूती बताता है। उसके बाद में फिर अमेरिका भी बैक हुआ, तो अब नए बाजार भी मिले हैं और अमेरिका भी कम टैरिफ पे हम व्यापार कर सकेंगे। अब भारत की मजबूती का गणित मैं बताना चाह रहा हूँ आपको बहुत सीधे सीधे कि आज भारत अमेरिका किसान पर केंद्रित है। किसान पर थोड़ा सा आप और बोल देंगे ना कि कहीं कोई कहीं कंप्रोमाइजिंग कोई सिचुएशन है? ये नहीं, कहीं भी मैं ये कह रहा हूँ कि डेयरी
और किसान से रिलेटेड जो कृषि उत्पादन है, इसको लेकर शिवराज सिंह जी चौहान ने भी बहुत स्पष्ट करा है, कृषि मंत्री जी ने भी, कि इसको लेके पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके हित सर्वोपरि रखते हुए इस पूरी ट्रेड डील के अंदर कहीं भी उनके हितों से समझौता नहीं हुआ है। नेशन फर्स्ट की थ्योरी के तहत भारत का प्रभुत्व पूरे विश्व में जमे, उस दिशा में हमने काम किया। चलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। शरद जी, नेशन लास्ट की ये डील है, पहली बार ऐसी डील हुई है, माफ कीजिएगा, जहां पर हमारा जो ट्रेड सरप्लस है इस डील के बाद ट्रेड डेफिसिट में आ जाएगा। तो ये नेशन फर्स्ट कैसे है, ये किसी को इस डील में समझ में नहीं आया। और मैं आपको बता रही हूं, अगर ये डील भारत के हक में होती तो ऐसा कभी नहीं होता कि सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसको ट्वीट करें और बार बार ये कहें कि ये ट्रेड डील इसलिए हुई है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आश्वासन दिलाया कि हम रूस से तेल, सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे। अरे भारत एक सॉवरेन कंट्री है, इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। अमेरिका हमें कैसे बताएगा कि हम किससे तेल खरीदे या नहीं खरीदे? हम क्यों महंगा अमेरिकन और वेनेजुएला ऑयल खरीदे? नंबर 1। नंबर 2, कैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ट्विटर से ये डील की घोषणा हुई? क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारे ट्विटर अकाउंट से? क्यों डिबेट आप नहीं कर सकते ना, आप उनके प्रवक्ता हैं, हम प्रवक्ता हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते हमारी सरकार क्या कर रही है, हम किसानों के हित में क्या कर रहे हैं? नहीं, इससे कुछ भी, अरे सर झुकाया होता तो टेरिफ कम कैसे होता? टेरिफ कम हुआ है, वो उल्टे मुंह गिरे हैं। हम उनने टेरिफ बढ़ाया और उस टेरिफ को उनको कम करना पड़ा। इसका अर्थ ही ये होता है कि हमारी जो है हमारी मजबूती और मजबूत अर्थव्यवस्था का हमने परिचय दिया है। चलिए अगर हमने सरेंडर किया होता तो टेरिफ और बढ़ता ना, टेरिफ कम होना, इसका अर्थ ये होता है एक कॉम्प्रोमाइज डील है। अपराजिता जी, अभी तक रूस की तरफ से क्या कोई आधिकारिक बयान है कि हम बहुत दुखी हैं, भारत ने हमसे तेल खरीदना का फैसला बंद कर दिया है? शरद जी, कांग्रेस क्यों दुखी होगी? भारत का नागरिक दुखी है। तेल की प्राइसेस कम होती हैं तो भी हमको और आपको फायदा नहीं मिलता सिसोदिया जी, उनकी प्राइसेस बढ़ती है तो भी नहीं मिलता। हम साफ ये बात कह रहे हैं कि भारत एक सॉवरेन नेशन है, इंडिपेंडेंट नेशन है। हमें अमेरिका नहीं बता सकता कि हम किसी से तेल खरीदे या ना खरीदे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 71 में जब इंदिरा जी अटल जी से आग्रह करती है कि आप जाइए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय, और ये बिल्कुल ऑफिशियली प्रूवन रिकॉर्ड है, और आप समर्थन मांगिए संघ प्रमुख तत्कालीन जो हैं, और वो संघ प्रमुख के पास जाते हैं और संघ प्रमुख ये कहते हैं कि वो दुर्गा का काम कर रही है। क्या ये ट्रेडिशन वंस अपॉन ए टाइम की बात है? क्या ये मध्यकालीन भारत की कोई घटना है? 5वीं शताब्दी में गुप्ता डायनेस्टी की कोई घटना है? 70 के दशक की यह अद्भुत घटना है जब पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसी पीढ़ी, उसी परंपरा, उसी डीएनए के राजनीतिक दल आज एक दूसरे के सामने हैं। हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। समाज बदला है, मीडिया बदला है, और सब में गुणात्मक तौर पर बहुत गिरावट है, हमें ये मानने में संकोच नहीं। लेकिन ये मानक जो गिरावट का है, इसको ऊंचा ले जाने का दायित्व आप दोनों पर बहुत अधिक है। तमाम उन राजनीतिक दलों पर है जो राज्यों में रीजनल पॉलिटिक्स के मुखिया हैं। आप लोगों को इसको आगे बढ़ाना है। आप जैसा प्रमाण प्रस्तुत करेंगे ऊपर बैठकर, राहुल गांधी के लिए कठिन होगा प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करना, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी शायद चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा सकते हैं और कह सकते हैं और कोशिश करिए राहुल जी, और राहुल जी कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी ये हमारा काम है, हम इसे करते रहेंगे, इसमें कोई भी अन्यथा मत लीजिएगा। क्या उस दौर को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं? ये सवाल मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मेट्रो। नमस्कार।